हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ाया था, आज उसके आगे का शुरू करते हैं। मेल और फीमेल। किसी भी जाइगोट में अंदर एक इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होता है जिसके बेस पे, उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे उसका डिटर्मिनेशन होता है कि वो मेल है या फीमेल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। जाइगोट के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स को डिटेक्ट करके ही हम पता लगा सकते हैं कि जाइगोट डेवलप हुआ है मेल में या फीमेल में। जाइगोट में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलते हैं। हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और एक ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर्स के क्रोमोसोम में से सिर्फ 2 क्रोमोसोम X एंड Y, ये दो क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। दो क्रोमोसोम होते हैं, इनको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या होता है आगे? फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है। फीमेल में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? X क्रोमोसोम एंड दूसरा भी X क्रोमोसोम। और मेल में क्या होता है? एक X क्रोमोसोम, एक Y क्रोमोसोम। ये समझ में आया? फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। जब एग फर्टिलाइज्ड होता है, फर्टिलाइज्ड एग में सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। फर्टिलाइज्ड एग किसके अंदर होता है? इन फीमेल। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग में एक क्रोमोसोम होता है। अब जो स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर रहा है, स्पर्म क्या है? मेल का फर्टिलाइज कर रहा है। अगर उसमें X क्रोमोसोम है, अगर उसका X क्रोमोसोम इसको फर्टिलाइज करता है, इसका X क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है, मेल का स्पर्म का X क्रोमोसोम आके इसको एग को फर्टिलाइज करता है, तो ये XX का पेयर बन जाएगा और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल चाइल्ड होगा। ठीक है, और अगर इस एग के X क्रोमोसोम को स्पर्म का Y क्रोमोसोम आके फर्टिलाइज करता है, तो जाइगोट में मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, फीमेल में एक पेयर X क्रोमोसोम होता है, X क्रोमोसोम। मेल में होता है एक X क्रोमोसोम, एक Y क्रोमोसोम। जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो उसमें सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। अगर मेल के स्पर्म का X क्रोमोसोम फीमेल के एग के X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होता है, तो जाइगोट में फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। अगर मेल के फर्टिलाइज्ड एग के X क्रोमोसोम के साथ मेल के स्पर्म का Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है, Y क्रोमोसोम उसको फर्टिलाइज करता है, तो XY क्रोमोसोम बन जाएगा पेयर। और XY क्रोमोसोम किसका होता है? मेल का। तो मतलब जाइगोट में मेल चाइल्ड डेवलप होगा। ठीक है, अब इससे क्या पता पड़ता है एक चीज, कि जो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है वो किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रहा है? वो फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रहा है, ना कि मदर के। मदर का तो X क्रोमोसोम है, अब फादर का कौन सा क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम से आके मिलता है? X, मदर का X क्रोमोसोम है। ठीक है,
इससे आगे Y मिलेगा या X मिलेगा, ये फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। इसलिए कि ये हमने परसेप्शन बना रखा है, ये धारणा बना रखी है, ये मिथ है कि बेबी के बर्थ के लिए, बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन, बेबी के सेक्स के लिए, जो भी चाइल्ड होगा उसके सेक्स के लिए मदर रेस्पॉन्सिबल होती है। ये गलत है, उसके लिए फादर का क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमको मदर्स को, फीमेल्स को ये दोष नहीं देना चाहिए कि ये बच्चा लड़की हुई है तो आप जिम्मेदार हो, लड़का हुआ तो आप जिम्मेदार हो। नहीं, मदर या फीमेल जिम्मेदार नहीं है लड़का या लड़की के लिए, उसके लिए मेल का क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है। अब आप कहोगे कि जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम टीनेज में डेवलप हो जाता है, इट मीन्स कि 10-12 के आसपास डेवलप हो गया, तो उसकी शादी इतनी लेट क्यों करते हैं? जैसे इंडिया में फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स है एज, मेल्स के लिए 20 ईयर्स है एज, 21 ईयर्स है। तो उसका कारण ये होता है 18 ईयर्स के पास आके कोई भी फीमेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, मेंटली मैच्योर हो जाती है और उसकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। उस एज तक आते आते वो मेंटली बेबी के लिए या चाइल्ड के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाती है। और दूसरा एक कारण क्या है, अगर उसकी शादी जल्दी कर देंगे और उसका बेबी जल्दी होगा तो उसकी वजह से उसकी एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेल्स की शादी की एज 21 एंड फीमेल्स की 18 रखी है, जिसकी वजह से ये ऐसा इसलिए क्योंकि जिससे कि वो दोनों उस समय तक, उस एज तक आते आते पूरी तरह मैच्योर हो जाए और उनकी बॉडी सफिशिएंट हो जाए, कैपेबल हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। अब पिट्यूटरी और टेस्टिस और ओवेरीज जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके अलावा भी 3 ग्लैंड और होते हैं, थायराइड, पैंक्रियास एंड एड्रेनली, ठीक है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स हमने क्या बताया, पिट्यूटरी, टेस्टिस और आपका ओवेरीज ग्लैंड के अलावा और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास और आपका एड्रेनली। फर्स्ट आते हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो होता है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन एक, और किसी वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी गड़बड़ की वजह से ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो बॉडी में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर क्या होता है? ये गले में एक बड़ा सा गोला सा बन जाता है, आगे शेप बन जाती है, ये गोइटर बीमारी होती है। वो किसकी वजह से होती है? जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज है लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से ये बीमारी गोइटर। कौन सी है? गोइटर। ये गोइटर बीमारी जो होती है ये आयोडीन की कमी से होती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, वो है पैनक्रियास। कौन सा?
पैनक्रियास, इसको हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। पैनक्रियास क्या होता है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। जब ये इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? इंसुलिन का मेन काम होता है बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। जब ये पैनक्रियास खराब हो जाता है या इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो ये इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और हाई हो जाता है। जब मान लीजिए बॉडी में ग्लूकोज लेवल है, इंसुलिन उसको कंट्रोल कर रहा, उसको कन्वर्ट कर रहा, उसको सही कर रहा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, पैनक्रियास ग्लैंड काम नहीं करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, और जब हाई हो जाएगा तो वो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज। इसको नॉर्मल भाषा में शुगर भी बोलते हैं कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई है, इस तरह से ही बोलते हैं। तो शुगर की बीमारी किस वजह से होती है? जब पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है या कम कर देता है तो डायबिटीज बीमारी हो जाती है। तो पैनक्रियास का मेन काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जब प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो ह्यूमंस को डायबिटीज बीमारी हो जाती है। ओके, ये कुछ हार्मोन है जो अदर देन सेक्स हार्मोन्स हैं, जैसे थायरॉक्सिन पढ़ाया था अभी इंसुलिन पढ़ाया। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। अब है थर्ड ग्लैंड एड्रीनल्स। एड्रीनल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रीनलिन। एड्रीनल्स जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं एड्रीनलिन। और इन एड्रीनलिन का काम क्या होता है? सॉल्ट की क्वांटिटी, सॉल्ट की जो मात्रा है, सॉल्ट की जो क्वांटिटी है ब्लड में, उसको बैलेंस करना। इट्स मेन पर्पस इज टू बैलेंस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन ब्लड। ठीक है, ये ब्लड में क्वांटिटी मेंटेन करता है। और इसका एक मेन काम क्या है? जब स्ट्रेस होता है, जब कोई भी आदमी गुस्से की वजह से या किसी वजह से स्ट्रेस में होता है तो उसको मेंटेन करना, उसको दूर करना, ये एड्रेनलिन का काम है। स्ट्रेस को दूर करना और ब्लड में सॉल्ट की क्वांटिटी को मेंटेन करना, ये एड्रेनलिन का काम है। और ये एड्रेनलिन, ये थायरॉक्सिन और ये इंसुलिन, जो दो हमने अभी हार्मोन बताए थे, ये ऐसे प्रोड्यूस नहीं होते, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्पेशल हार्मोन आता है ऑर्डर लेके इन ग्लैंड्स में, और इन ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है कि आप प्रोड्यूस करिए, तब ये ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को, इंसुलिन और थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड का एक काम और क्या है? ग्रोथ हार्मोन भी बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, जो किसी भी ह्यूमन के, किसी भी मेल फीमेल, कोई भी हो, ह्यूमन हो एनिमल हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो उसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जो ग्रोथ हार्मोन है वो ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इन हार्मोन्स का रोल क्या होता है इंसेक्ट और फ्रॉग में, ये समझते हैं पहले। अभी मैं पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब एक प्रोसेस होता है जिससे ये इनमें ड्रास्टिक चेंज आता है, जैसे फ्रॉग हो गया, वो टेडपोल होता है, पहले लार्वा होता है टेडपोल, फिर वो फ्रॉग बनता है। तो इनके जो बेबी होता है, जैसे जो टेडपोल होता है, उससे बेबी से कन्वर्जन जब होता है एडल्ट बनता है, जो ट्रांसमिशन होता है, जो एडल्ट बनता है, तो उनके दोनों में ड्रास्टिक चेंज होता है। जैसे ह्यूमन का, किसी आदमी का बेबी है, वो जैसा बेबी होगा वैसे ही बड़ा होकर वो एडल्ट बनेगा, कोई चेंज नहीं आता, लगभग वैसा ही रहता है। पर जब जो फ्रॉग का बेबी होता है, टेडपोल या लार्वा, वो जब चेंज होता है, जब एडल्ट बनता है तो फ्रॉग बन जाता है, उसमें दोनों के बेबी और एडल्ट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब इंसेक्ट हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। जैसे फ्रॉग में
इसके रिस्पॉन्सिबल क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉग में ये जरूरी होता है, जिसकी वजह से चेंज होता है। और ये किस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? थायराइड से प्रोड्यूस होता है। अब क्या हो, थायरॉक्सिन का मैंने भी बताया था, किसकी वजह से हो ये इसकी कमी होती है? आयोडीन की वजह से, बताया था ना भी, ठीक है। आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। अब चूंकि जो टैडपोल होता है वो पानी में रहता है, अगर पानी में आयोडीन की क्वांटिटी, आयोडीन की मात्रा कम है या नहीं है, तो जो फ्रॉग का बेबी है, लार्वा या टैडपोल, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और वो फ्रॉग नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि आयोडीन की कमी होने की वजह से, लैक ऑफ आयोडीन इन दैट वाटर इन विच टैडपोल लिव्स, thyroid gland doesn't work, will not work, thyroid gland, and thyroxine hormone does not produce, thyroxine hormone cannot be produced, thyroxine hormone प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस पानी में टैडपोल रह रहा है उसमें आयोडीन तो है ही नहीं, आयोडीन की कमी है, और आयोडीन से थायराइड ग्लैंड काम करेगा। जब आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड कहाँ से काम करेगा? थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा टैडपोल से फ्रॉग में, ठीक है। इस तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन मेन रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग। ओके, चलो आगे। अब आपकी बुक के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसी चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब बेबी से या चाइल्ड से हम लोग टीन एज में जाते हैं और एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बहुत चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंज हम फील करते हैं। जैसे धीरे धीरे यहाँ गालों पे, मेल्स में गालों पे बाल आने लगेंगे, लिप्स के नीचे छोटे छोटे बाल आने लगेंगे, वॉइस चेंज हो जाएगी आपकी, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका फील करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होगा, आपकी एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी, आपकी सोचने की शक्ति अलग हो जाएगी। इस तरह बहुत चेंजेस आते हैं। ये किस लिए आते हैं? क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। कभी कभी आपको इससे इनसिक्योरिटी भी फील हो सकती है, आपको लगेगा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको डर लगेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सभी के अंदर होता है। आपके पिंपल्स भी हो जाते हैं, इसमें फुंसियां भी निकल आते हैं, मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। ये नॉर्मल चेंजेस हैं बॉडी के, जो सभी में होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप में ही हो रहे हैं, आप में कभी कभी हो सकता है थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, किसी में कम हो रहे हैं, तो बाद में जाके सब बराबर हो जाता है। इसलिए कभी भी इससे घबराना नहीं चाहिए। और ये हार्मोनल चेंजेस टाइम से हों और पूरी तरह से हों, यानी कि कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आपकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते कम हो जाए। वो किस लिए होता है? हेल्दी फूड मेन है इन सब चीज के लिए, हार्मोनल प्रोड्यूस के लिए, हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए, या आपकी हाइट बढ़ने के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है, जैसे जैसे आप एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, आपकी मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है। तो इन सब एक्टिविटीज को प्रॉपर चलाने के लिए और आपकी फुल ग्रोथ के लिए आपको हेल्दी फूड की जरूरत होती है। एक इंडियन मील में नॉर्मल क्या होता है? रोटी होती है, दाल मतलब पल्सेस, सब्जी, राइस चावल होते हैं, और अचार, पापड़, ये स्वीट, ये होता है। ये कंप्लीट फूड है, ठीक है। हमको इसलिए हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल, घी ये नहीं खाना चाहिए। घी और ऑयल खाना चाहिए, बट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे फैट बढ़ेगा। पर घी और ऑयल का हमारा कंजम्पशन होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए एनर्जी लाता है, एनर्जी क्रिएट करता है, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है घी एंड ऑयल।
और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आलू हो गए, राइस हो गए, पटेटोज हैं, राइस है, आपका रोटीज है, ये रोटी है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। ये भी हमारे शरीर में होना चाहिए। और मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन जैसे पल्सेस जरूर होने चाहिए हमारे खाने में, चाहे दोपहर के खाने में हो। पल्सेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मसल को डेवलप करता है, ये मसल और सेल्स को डेवलप करता है प्रोटीन। तो हमारे खाने में दाल जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, आयरन की कमी ना हो जाए तो उसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे खाने में जरूर शामिल होनी चाहिए। जैसे पालक हो गया और आपका मेथी हो गया, धनिया हो गया। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है, जैसे एक बैगन में भी आयरन होता है, तो वो भी हमारे खाने में होना चाहिए। और हमारे खाने का मेन जो फोकस है वो होना चाहिए हमारा मिल्क एक कंप्लीट नरिशमेंट फूड है, न्यूट्रिएंट फूड है। मिल्क एक कंप्लीट फूड है। हमारे खाने में मिल्क भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। पर मिल्क का मतलब ये नहीं कि हम चाय पिए जा रहे हैं या मिल्क शेक पिए जा रहे हैं। मिल्क मतलब प्योर मिल्क। मिल्क हम पिएंगे, आप सब कुछ पीजिए, चाय पीजिए, मिल्क शेक पीजिए, बनाना शेक पीजिए, पपाया शेक पीजिए, पर उसमें मिल्क की क्वांटिटी सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल्क होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, हमें पैकेज्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैकेज फूड को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसमें, और वो प्रिजर्वेटिव केमिकल होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और इनसे पैकेज्ड फूड से हमारा फैट भी बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर तक हो जाते हैं। और हम लोगों को पैकेज्ड फूड के अलावा टॉफ़ी, चॉकलेट, इसको भी थोड़ा दूर रखना चाहिए, स्पेशली टॉफ़ीज़ को। और इसके अलावा हमें क्या बचना चाहिए, मैदा वाली चीज़ों से बचना चाहिए, मतलब सुपर फाइन फ्लोर से। सुपर फाइन फ्लोर क्या है, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, उसको इतना पीसते हैं, इतना उसको रिफाइन करते हैं कि उसमें फाइबर जीरो हो जाता है। इसलिए हमको सुपर फाइन फ्लोर से, सुपर फाइन आटे से बचना चाहिए और फाइबर वाला आटा ही यूज करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को डेली एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें फैट भी हो, शुगर भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, ये सब उसमें होना चाहिए। बैलेंस डाइट हमेशा सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। इन सब के अलावा हम लोगों को एक खास चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई का। सुबह उठ के हम ब्रश करें, अपनी आंखों को साफ करें, अपने मुंह को साफ करें, उसके बाद नहाएं, अपने कपड़े साफ रखें, हाथों को वॉश करते रहें टाइम टाइम पे। जब से कोरोना आया तो हम लोगों को हैंड वॉश की एक अच्छी आदत पड़ गई है, हम जल्दी जल्दी अब हैंड वॉश करने लगे। उस आदत को हमें आगे भी मेंटेन रखना है। और पर्सनल हाइजीन में क्या है, साफ कपड़े पहने, हम गंदी जगह पर न जाएं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगेगा तो उससे हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ में भी डिफेक्ट हो जाएगा, हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अपने बालों को, जो बाल हैं हमारे, उनको प्रॉपर कटिंग करके रखना चाहिए, धूल मिट्टी ना लगे उसके लिए कैप लगानी चाहिए। और अलग अलग जैसे भीड़ भाड़ वाले जो प्लेसेस, उसमें मास्क का यूज़ करना चाहिए, कोई जिससे इन्फेक्शन ना लग सके। इसलिए हमें इस पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। अब कभी कभी हम क्या होते हैं, कभी जब परेशान होते हैं या ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे बन जाते हैं कि वो हमें मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं फलानी ड्रग या मेडिसिन ले लो, उससे आपका ठीक हो जाए। तो हमें कभी भी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी मेडिसिन या ड्रग नहीं यूज़ करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमें पता नहीं होता अच्छा है या बेकार है, वो हमको मिसगाइड करते हैं और गलत ड्रग्स दे देते हैं। अब वो ड्रग्स ऐसी आदत होती है, एक बार ले लो फिर उसकी आदत पड़ जाती है और वो हमारे बॉडी को धीरे धीरे फॉलो कर देती है, बॉडी को बीमार कर देती है, बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इसलिए ड्रग्स, नो ड्रग्स, हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन यूज करनी चाहिए।
और अपना जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब का आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो गुड फ्रेंड्स होने चाहिए। इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो हमारा फ्रेंड गुड है या बैड है। हमेशा गुड फ्रेंड को से फ्रेंडशिप करो। होता क्या है, हम स्कूल जाते हैं, जो बैड फ्रेंड्स होते हैं उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट इस चीज को ध्यान रखिए, हमेशा दोस्ती धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। तेजी से बढ़ी हुई चीज जल्दी खत्म हो जाती है, जो जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए फ्रेंडशिप धीरे 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 बढ़नी चाहिए और हमेशा गुड फ्रेंड्स बनाओ। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। अब बारी है आज के फन फैक्ट की। आज का फन फैक्ट है, अगर हम 1 घंटे के लिए अपने हेडफोन्स लगा लेते हैं अपने कानों पे, तो 1 घंटे के अंदर हमारे कान में जो बैक्टीरिया है वो 700 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। अगर हम 1 घंटे के लिए अपने हेडफोन्स यूज करते हैं अपने कानों पर लगा के इस तरह से 1 घंटे के लिए, तो उससे हमारे कानों में 700 टाइम्स बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए प्लीज डोंट यूज हेडफोन्स। ओके, टिल देन टाटा, गुड बाय।